हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कुछ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। फॉर पीडीएफ एंड अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और या तो आप हार्डवर्क लिमिटेड ये टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको पीडीएफ नोट्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। वन से शुरुआत करते हैं। देखो क्या दे रखा हुआ है कि 3 टैप्स A, B and C टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सर्टेन इन 5 मिनट्स। ओके, तो बोल रहा है कि A, B, C एक साथ किसी टंकी को 5 मिनट में भर सकते हैं और A अकेला उसे 10 मिनट में भर सकता है, B अकेले उसे 20 मिनट में भर सकता है, तो C इस टंकी को कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या बोला, A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं कितने मिनट में, 5 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, और A की बात करें तो A कितने मिनट में भर रहा है, A भर रहा है 10 मिनट में। उसी तरह B जो है, B भी इसे फिल कर रहा है कितने मिनट में, तो 20 मिनट में। ठीक है, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि पानी कितना भरना है, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। 5, 10 और 20 का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 5 ये आ जाएगा आपका 1 2 4 और 2 1 1 2। ओके, हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आ गया, ये एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 20, यानी कि हमें 20 लीटर पानी भरना है। मतलब ये जो है 20 लीटर पानी भर रहा है। तो काम हमें पता चल गया कि काम कितना करना है, इतना है काम हमारे पास 20। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों जो है 5 मिनट में 20 लीटर पानी भर सकते हैं। तो अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो क्या होगा कि 1 मिनट में कितना भर पाएंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, 20/5 कर दो तो ये हमारा आ गया 4, यानी कि 1 मिनट में वो तीनों मिलकर 4 लीटर पानी भर सकते हैं। उसी तरह ए की बात करें तो ए जो है वो 2 लीटर पानी भर सकता है 1 मिनट में, और बी जो है वो 1 लीटर पानी भर सकता है 1 मिनट में। ओके, तभी जाके वो भी क्या करेगा, 20 मिनट में 20 लीटर पानी भर देगा। तो ये इसकी इफिशियंसी निकल गई तीनों की। अब तीनों की इफिशियंसी निकल गई, अब हमें पता करना है सी की। तो सी की भी इफिशियंसी हम लोग पता कर लेते हैं। वो कैसे पता करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी कितना दे रखा है, तीनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकते हैं। ये हमने अभी कैलकुलेट किया। ए क्या कर सकता है, 1 मिनट में 2 लीटर, और बी जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, सी का हमें पता नहीं है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। 4 - 3 = 1 लीटर, यानी कि सी जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी इस टंकी को अकेले कितने समय में भरेगा। 20 लीटर पानी भरना है सी को, सी अकेले कितने देर में भरेगा, कितना है टोटल काम हमारे पास, मतलब टोटल पानी कितना भरना है, 20 लीटर पानी भरना है। क्या 1 मिनट में सी क्या कर सकता है, 1 लीटर ही पानी भर सकता है, तो 20/1 दैट इज इक्वल टू 20। तो सी जो है टोटल 20 मिनट टाइम लेगा ये टंकी को भरने में। ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 at 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो देखो आप तो एक फॉर्मूला का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें पी दे रखा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हुआ है, रेट दे रखा हुआ है, आर दे रखा हुआ है और टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप फार्मूला का यूज ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि अब एक चैप्टर तो नहीं है, बहुत सारा सिलेबस में चैप्टर है, तो सारे फार्मूलाज को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखा करो, फार्मूलाज मत किया करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखा करो। तो ये बेसिक सा सवाल है। देखो इसका बेसिक एक शॉर्टकट मेथड, मतलब बेसिक सा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले रेट दे रखा हुआ आपको, रेट कितना दे रखा हुआ, 5%। ठीक है, रेट आपको क्या दे रखा हुआ, 5%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंट, यानी कि 5/100 इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। 20 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट है। 20 रुपीज़ पे क्या हो रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 20 रुपीज़ पे क्या हो रहा है, 1 रुपए का आपको इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो टोटल अमाउंट की बात करें तो 21 रुपीज़। 20 रुपीज़ में 1 रुपए देना पड़ रहा है आपको, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 21। ओके, इसको लिख लेते हैं, P यहाँ है, A यहाँ है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ पे 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पहले साल में, तो ये बन जा रहा है अमाउंट आपका 21। 2 साल की बात की गई है, तो दूसरे साल में भी क्या है, आपको 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ में 1 रुपए ज़्यादा यानी कि 21 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो 2 साल की बात की गई थी, इसलिए 2 साल का हो गया ये। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 400 और ये आपका हो जाएगा 441। ठीक है, 441। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि देखो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 400 था। प्रिंसिपल आपको 400 थे, 400 था और आपको 441 रुपीज़ रिटर्न करना पड़ा। तो इंटरेस्ट कितना लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 41 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, 41। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारा कुछ निकल गया। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आपको क्वेश्चन पे कुछ भी निकालने बोले वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, 400 है। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 400 नहीं है, कितना है, 8000। ओके, 400 नहीं है, 8000। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, ये आप फाइंड कर लो, 8000 डिवाइडेड बाय 400 करके। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20। ओके, तो 20 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा आपका यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 20 गुना ज़्यादा है, तो ये अमाउंट भी आपका इससे 20 गुना ज़्यादा होगा, और ये CI जो है ये भी आपको 20 गुना ज़्यादा होगा। तो हमें CI निकालने बोला है, तो CI निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। 41 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा निकल कर आ जा रहा है 820। ठीक है, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 820। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको अमाउंट निकालने को बोलता है तो आप 441 में 20 मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका निकल जाता। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या है, आपको अलग अलग फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक बार एक बस रेफरेंस निकाल लो, उससे आप, अगर आपको CI निकालने बोले तो CI निकाल लो, अमाउंट निकालने बोले तो अमाउंट निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 डिजिट नंबर दे रखा हुआ है। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, ये डिविजिबल है 22 से, तो ये A जो है यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो 22 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 22 इक्वल टू 2 इंटू 11, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या है ये आपका 2 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी पूरी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर A के जगह पे एक ऐसा संख्या आना चाहिए जो 2 से पूरी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 भी 2 से डिविजिबल है, और 8 भी 2 से डिविजिबल है। तो सारा ऑप्शन 2 से तो हो रहा है। अब हमें पता करना है 11 से। ठीक है, 11 से पता करना है, तो किसी भी संख्या को 11 से डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा हुआ है उसमें क्या करना है कि एक छोड़कर एक, सपोज ये 8 2 8 और A, ये ले लो एक साइड, 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस A। ओके, देन माइनस ये 1 6 3 3, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होने के बाद आपका ये जो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 18 प्लस A माइनस 13। ओके, और 18 प्लस A माइनस 13, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका A, और 18 में से 13 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5, A प्लस 5 इक्वल टू, या तो ये 0 के बराबर आना चाहिए या फिर 11 के बराबर आना चाहिए। तो ये संख्या पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो हटाओ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 रख कर देखते हैं, 11 रखते हैं। ठीक है, तो
ए का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखे तो 6 + 5 = क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 रख दे 1 8 6 2 3 8 3 और 6, तो ये संख्या जो है 20, ये संख्या जो है क्या है 22 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता 2 वस्तु बेचता है, उनमें से एक 1200 रुपये में 20% लाभ पर और दूसरी 1350 रुपये में 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, सिंपल है, या तो फॉर्मूला से सॉल्व करो या फिर एक मेथड है उससे सॉल्व करो। तो ये पहला केस क्या दे रखा हुआ, प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या कहलाता है प्रॉफिट। तो 5 रुपए का सामान है और उसमें 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो हमारा सेलिंग प्राइस उसे कितना में बेच रहा होगा, वो 6 रुपए में बेच रहा होगा। 6 रुपए में बेच रहा होगा तभी ना 5 रुपए का वस्तु है उसमें उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कब होगा जब वो सामान 6 रुपए में वो बेच रहा होगा। ठीक है, ये निकल गया। अब देखो ये हमारा रेफरेंस निकल गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या रखा हुआ है कि वो 1200 रुपए में किसी सामान को बेच रहा है। एक सामान को वो कितने रुपए में बेच रहा है 1200 रुपए में। तो वो 6 रुपए में ना बेचकर उसे 1200 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 1200 रुपए में। इससे कितना गुना ज्यादा हो गया 200 गुना ज्यादा हो गया। 200 गुना ज्यादा हो गया तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये भी 5 ना होकर इसे ये 200 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 1000 रुपीज। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा CP = आ गया 1000 रुपीज। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमारा 1 रुपए ना होकर इससे 200 गुना ज्यादा, यानी कि 200 रुपीज होगा। तो इससे हमारा प्रॉफिट भी कितना निकल गया 200। ठीक है, तो देखो यहाँ से दोनों चीज निकल गया। अगर अभी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ से दोनों एक साथ निकल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस निकल गया। दूसरी केस की बात करें तो दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है तो 10 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं और 1/10 लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस, और इसमें लॉस हो रही है कितने रुपए की 1 रुपए की लॉस हो रही है। तो जाहिर सी बात है इसे ये कितने में बेच रहा होगा 9 रुपए में बेच रहा होगा, इसलिए 1 रुपए की लॉस हो गई। पर अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये इसे 1350 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो 9 रुपए में ना बेचकर ये कितने में बेच रहा है 1350 में बेच रहा है। कितना गुना ज्यादा हो गया, ये इससे 150 गुना ज्यादा हो गया। तो 150 गुना ज्यादा हो गया तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये भी 10 ना होकर इससे ये 150 रुपीज गुना ज्यादा होगा, यानी कि 1500। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल कर आ गया 1500। और लॉस कितने की हो रही है, लॉस यहाँ पे 1 रुपए है, 1 रुपए की हो रही है, पर कितने इससे 150 गुना ज्यादा हमें देखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 150 रुपीज। तो लॉस हमारा कितना निकल कर आ गया 150 रुपीज। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा फर्स्ट केस में तो ये 1000 रुपीज का, और प्लस सेकेंड केस में 1500 रुपीज का, यानी कि टोटल की बात करें तो ये हमारा आ गया 2500। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2500। और प्रॉफिट की बात करें टोटल प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्स्ट केस में कितने प्रॉफिट हो रहा है, और सेकंड केस में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ 200 का, और कितने का लॉस हुआ 150 का, यानी कि टोटल 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ टोटल कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 पे,
तो इसको परसेंटेज के लिए 100 कर दो, बस इसे ऐसे कर दो, इसको इससे काट दो, यानी कि 2 बार में 2% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 16 छात्रों का औसत 20 है, ठीक है, उनमें से 5 छात्रों का औसत दे रखा हुआ है 20 और अन्य 10 छात्रों का औसत दे रखा हुआ है 20.4। तो कॉलेज में जो 16 नंबर का जो स्टूडेंट है उसकी हमें एज पता करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे करके क्या है 16, ठीक है, ऐसे करके क्या है 16। तो इसमें से फर्स्ट 5 का दे रखा हुआ है कितना 20, एवरेज कितना दे रखा हुआ है 20 फर्स्ट 5 का, ओके। और नेक्स्ट 10 का कितना दे रखा हुआ है 20.4, नेक्स्ट 10 का कितना दे रखा है 20.4 और प्लस 16 नंबर का जो है उसका हमें एज पता करना है, ओके। तो ये दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबका एवरेज दे रखा हुआ है, सबका सम निकालेंगे। तो फर्स्ट 16 का एवरेज दे रखा हुआ कितना 20, इसको अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इसका एडिशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 16 का एडिशन, एज का एडिशन कितना आ जाएगा 320। उसी तरह क्या बोला फर्स्ट 5 तक का, फर्स्ट 5 का कितना दे रखा हुआ है 20, तो 20 इंटू 5 कर दो, ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट का एज का समेशन निकल कर आ जाएगा। और क्या बोला कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 10 तक का 10 स्टूडेंट का क्या दे रखा हुआ है एज 20.4 इंटू 10 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 204, ओके। इसका एडिशन कितना हो गया 204 और एक हमें पता करना है x का, यानी कि 100 प्लस 204 प्लस x, 16 नंबर का एज हमें पता नहीं है, इक्वल टू टोटल कितना है 320। तो इसमें से हमें क्या करना है x का वैल्यू निकाल देना है और वही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 320 और x का वैल्यू क्या आ गया 320 माइनस 304 इक्वल टू 16। तो 16 नंबर का जो छात्र है उसका एज कितना हो रहा है 16, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कार पहले 16 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ 33 मिनट की यात्रा करता है और 17 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ 33 मिनट यात्रा करता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल सा है, इसमें क्या है टाइम जो है दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो दोनों केस में टाइम सेम है तो टाइम इक्वल है, इसलिए हम लोग एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू दोनों को एडिशन कर दो 60 प्लस 70 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। सिंपल दोनों का एवरेज निकाल देना है क्योंकि इस पे टाइम दोनों का इक्वल है। तो 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा आंसर 65, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोल रहा है, एक बैग में सफेद और काली गेंदें हैं, दो तरह की बॉल रखी हुई है, एक वाइट कलर की एक ब्लैक कलर की, और सफेद वाइट और ब्लैक की जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 4:7 और बोला गया है कि जो ब्लैक बॉल है उसकी संख्या 280 है, तो हमें वाइट की पता करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, व्हाइट और ब्लैक का रेशियो दे रखा हुआ है कितना 4:7 दे रखा हुआ है, ठीक है 4:7। और इसमें से क्या बोला है, जो ब्लैक है यानी कि ब्लैक है वो कितना है, वो है 280, ये कितना है 280, ठीक है। ब्लैक कितना है 280, इससे कितना गुना ज्यादा हो गया, इससे ये 40 गुना ज्यादा हो गया, 40 गुना ज्यादा हो गया। तो व्हाइट भी हमारा 4 ना होकर इससे क्या होगा, इससे ये 40 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 160। व्हाइट की कितनी निकल गई 160, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स वगैरह नहीं मानना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है
इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉलो करना है ब्रैकेट्स को। सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है उसे आपको सॉल्व करना, उसके बाद ओ यानी कि ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ओके। देन आपको क्या करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कहलाता है बोर्ड मास। तो इसी बेसिस पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 95 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 माइनस 60 बाई 2 इंटू 5 और माइनस 17 इंटू 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 19 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 20, ये हो गया आपका 19 इंटू 2 माइनस ये हो गया आपका 8 इंटू 5, ये हो गया 17 इंटू 2 और प्लस 20, ओके। ये हो गया 38 माइनस 40 माइनस 34 प्लस 20 इक्वल टू 58 माइनस 74 इक्वल टू माइनस 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी एक काम को 9 डेज में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 12 डेज में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, दोनों मिलकर इसे 9 दिन में कर रहे हैं। बी और सी क्या कर रहे हैं, बी और सी इसे 12 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी दोनों मिलकर इसे कितने 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमें पता करना है ए प्लस सी कितने दिन में काम को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा रहेगा कि काम कितना है वो हमें पता करना है। वो पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 9, 12 और 18 का हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आया 36। हमारा एलसीएम कितना निकल कर आ गया 36। तो काम हमारे पास है 36, टोटल काम है 36। तो अब इफिशियंसी की बात करें ए और बी दोनों की इफिशियंसी की, तो ए प्लस बी 9 दिन में एक काम कर सकते, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 36 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 4, 4 काम वो करेंगे एक दिन में। उसी तरह बी और सी की बात करें तो बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 3 काम करेंगे। और ए प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 2 काम करेंगे। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें पता करना है ए प्लस बी प्लस सी के बारे में। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमें पता करना पड़ेगा, पहले इफिशियंसी पता करने का पड़ेगा। तो उसके लिए जो यहाँ पर दे रखा हुआ ए प्लस बी का हमें पता है, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 4 है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 3 और ए प्लस सी इक्वल टू कितना है 2। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा 2a, उसी तरह बी 2b हो जाएगा और c प्लस सी इक्वल टू 2c हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 9 और 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी क्या निकल कर आ गया 9/2। अब क्या है, तीनों मिलकर काम करना है। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 36 है, टोटल वर्क 36 है और इसकी इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी 9/2, यानी कि 9/2 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको काट दो, ये आ गया हमारा 4 बार में 4 बार में, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 8 आवर 8 डेज 8 डेज लगाएंगे अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 4/5 का पावर दे रखा है 2x + 1 और 4/5 का पावर है 5 और 4/5 का पावर है x + 2। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ax + ay =
इसको अगर हम लिखना चाहे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, इसे अगर हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसे मान लो 4/5 को a और इसे मान लो b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 4/5 का होल पावर इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 5, इसकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है 4/5 का पावर x प्लस 2, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इक्वल टू के बोथ साइड दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसके पावर्स को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू x प्लस 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 6, ओके, और x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा -4, x का वैल्यू निकालना था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि कोट a इंटू कोट b इक्वल टू 1 कब होगा, जब इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। a प्लस बी दोनों का एडिशन अगर आपका 90 डिग्री है तो उसे हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हुआ है, कोट 25 डिग्री इंटू कोट 35 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री इंटू कोट 55 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यू लेकर इसे 90 बनाना है। तो 25 में अगर हम 65 ऐड करें तो वो तो हो जाएगा 90, 25 में अगर 65 ऐड करें तो वो हो जाएगा 90, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया 1। ओके, उसी तरह 35 में अगर हम 55 ऐड करें तो ये हो जाएगा 90, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1, और कोट 45 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, 9 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुना ज़्यादा थी। अब वर्तमान में पिता का उम्र उसके पुत्र से केवल 2 गुना ज़्यादा है। पिता और पुत्र की वर्तमान का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी x वगैरह नहीं मानना है कि माना कि पिता का उम्र x और बेटा का उम्र y, ऐसे करके नहीं सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, रेशियो में सॉल्व करो। फादर और सन का रेशियो दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ, सबसे पहले तो एक प्रेजेंट की बात कर लो, और प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, और क्या बोला कि पिता का उम्र उसके उम्र के 5 गुना ज़्यादा थी, कब 9 वर्ष पहले, पहले यानी कि चले जाओ पास्ट में, यहाँ आ गए हम लोग, ये आ गई पास्ट की बात, तो पास्ट में 9 साल पहले, 9 साल पहले प्रेजेंट से 9 साल पहले जो उम्र क्या थी, पिता की 5 थी, तो सन का कितना था 1 था। यही बोला गया है कि पिता का उम्र उसके उम्र से 5 गुना थी, यानी कि अगर सन जो है 1 है तो पिता का उम्र क्या रहा होगा 5 रहा होगा। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट में क्या दे रखा हुआ, वर्तमान में पिता का उम्र उसके पुत्र के केवल 2 गुना ज्यादा थी। 2 गुना ज्यादा यानी कि अगर पुत्र 1 रहा होगा तो 2 गुना ज्यादा पिता कितना रहा होगा 2 रहा होगा वर्तमान में। ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। इन दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 3, इन दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ये जो गैप है ये हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो, 5 - 1 = 4 और 2 - 1 = 1। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये जो 1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इन वैल्यू के साथ, और ये जो 4 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फादर और सन की प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, ये क्या है 9 ईयर अगो,
तो पास्ट में इसको क्या करना है, इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और इसे क्या करना है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। तो अब गैप निकालो, इनके बीच का गैप कितना हो गया, 3, और इनके बीच का गैप कितना हो गया, 3, दोनों इक्वल हो गया। अब चीज़ें आसान हो गई। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए इसको 3 साल का टाइम लगा। कितने का टाइम लगा, 3 साल का दोनों को। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 9 ईयर का गैप दे रखा हो। कितने का, 9 ईयर का गैप दे रखा हुआ। कितने गुना ज़्यादा हो गया, इससे 3 गुना ज़्यादा हो गया, 3 गुना ज़्यादा हो गया, 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो ये जो एज है इससे ये 3 गुना ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ये 3 गुना ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ये 3 गुना ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ये 3 गुना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में अब जो भी बोले, या पास्ट का एज पूछे या प्रेजेंट की एज पूछे, ये आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग क्या है। वर्तमान उम्र मतलब ये वाला प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एज कितना हो गया, 24 और 12, 24 और 12। तो दोनों का योग यानी कि दोनों का एडिशन पूछा है। तो 24 प्लस 12 कर दो, तो ये आपका आ गया 36। तो दोनों का एज योग क्या हो गया, 36। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को बनाया जाता है। नेक्स्ट, if the sum of the interior angles of a regular polygon is 1260 degree, then how many sides does it have? Okay, ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या है कि sum of interior angle of polygon of sides, ओके, पॉलीगन ऑफ साइड्स इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। तो सम तो दे रखा हुआ कितना, 1260 इक्वल टू n हमें पता नहीं है, इंटू 180, ओके, 180। ठीक है, तो 1260 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 7 इक्वल टू n माइनस 2, और n इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 9। तो साइड्स कितने आ गए, 9 साइड्स होंगे इसके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्या दे रखा हुआ, बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 8। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो बस इस पे पुट कर देना है। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें पता है क्या है, 7। x प्लस वाई जेड का वैल्यू क्या है, 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस 3, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका भी वैल्यू हमें क्या है, 8 दे रखा हुआ है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर देते हैं, 749 माइनस 24 हो जाएगा, इक्वल टू 7 इंटू 25 डेट इज इक्वल टू 175 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, क्या है, जब भी कभी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू a इस तरह का दे रखा हुआ हो, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू a, देन एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है, 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी कि 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारा कुछ जब हम लोग अलजेब्रा वगैरह करेंगे
देखो जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें जितने भी चैप्टर्स है उसमें हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। विदाउट फार्मूला का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विदाउट एक्स माने कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा, रेशियो, परसेंटेज, सीआई, एसआई जो भी है उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। बट अलजेब्रा की जब बात आए तो अलजेब्रा में हमें थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके अलजेब्रा के सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24 सेकेंड, 30 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदल जाते हैं। यदि वो एक साथ 10:15 में बदले तो अगली बार वो कितने टाइम पे वो बदलेगा वो हमें पता करना पड़ेगा। तो जब भी टुगेदर वाली कॉन्सेप्ट आए कि एक साथ काम हो रहा है, एक साथ वो चेंज हो रही है, तो नेक्स्ट कब होगा, तो उसके लिए क्या करना, एलसीएम ले लेना। सिंपल सा है, 24, 36 और 54 को आप क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 216। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि टोटल कितना हो गया 216 सेकेंड। ठीक, अब हमें क्या है, इसको टाइम में दिखाना है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 216 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ गया 3.6 मिनट। ठीक है, 3.6 मिनट और 3 मिनट और क्या 6 सेकेंड, ये हो सकता है। तो अभी कब हो रहा था, 10 और 15 को ये शुरू हुआ था, तो नेक्स्ट कब होगा, 3 मिनट 60 सेकेंड के बाद नेक्स्ट होगा, यानी कि 3 मिनट ऐड कर दो, 18 मिनट और 06, इतना टाइम नेक्स्ट टाइम पे ये क्या होगा, ग्लो करेगा, इसके बाद वो काम करेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे क्या बोल रहा है कि इतना रुपए है, एक राशि दे रखी हुई है और उसे ए बी सी डी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात जो है वो 3:4 निकल कर आया है, बी और सी का रेशियो निकल कर आया है 8:5, सी और डी का रेशियो निकल कर आया है 7:10। तो हमें पता करना है ए और सी के बीच का अंतर क्या है, ए को जितना अमाउंट मिला, सी को जितना अमाउंट मिला, उसका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें सबका रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला और डी को कितना मिला। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कर दो। ए और बी क्या दे रखा हुआ है, ए और बी दे रखा हुआ है 3:4। ओके, उसके बाद बी और सी की बात करें तो बी और सी क्या दे रखा हुआ है 8:5, और सी और डी की बात करें तो सी और डी क्या दे रखा हुआ है 7:10, ये दे रखा हुआ है। ओके, ऐसे बना लो। ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी ये 4 आएगा, यहाँ पर भी ये 4 आएगा। लास्ट में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर ये 5 आएगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी ये 8 आएगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। ओके, ये चीज बन गया। ये बनने के बाद क्या करो, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 × 8 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 168। 4 × 8 × 7 इक्वल टू हो जाएगा 224, और 4 × 5 × 7 इक्वल टू 140, और 4 × 5 × 10 इक्वल टू 200। ठीक है, अब अगर ये चारों किसी एक टेबल से कटते हैं तो काट दो। चलो 2 से शुरुआत करते हैं। ये हो गया हमारा 84, ये हो जाएगा हमारा 112, ये हो जाएगा हमारा 70 और ये आ जाएगा 100। फिर से काट दो, ये हो गया 42, ये हो गया 56, ये हो गया 35, ये हो गया 50। ओके, अब तो नहीं जाएगा, किसी एक टेबल से कटना चाहिए, अब वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, सारे को ऐड करते हैं। 42, 56, 35 और 50 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 183। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 183।
183 को बांटा गया है इस तरह कि ए को मिला है 42, बी को मिला है 56, सी को मिला है 35 और डी को मिला है 50। पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि 183 नहीं बांटा जा रहा है, कितना बांटा जा रहा है, 8235 को बांटा जा रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 8235 डिवाइडेड बाई 183 डेट इज इक्वल टू 45 गुना ज़्यादा है। 45 गुना ज़्यादा है तो ये सारा अमाउंट भी जो है वो इससे 45 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, सब के सब क्या होगा, इनसे 45 गुना ज़्यादा होगा। तो हमें सबको नहीं कैलकुलेट करना है, हमें बस कैलकुलेट करना है ए और सी, क्योंकि हमें ए और सी से मतलब है। तो ए का अमाउंट कितना हो गया 1890 और सी का अमाउंट कितना हो गया 35 इंटू 45 डेट इज इक्वल टू 1575। तो बोला क्या है, इन दोनों का अंतर निकालना है, ए माइनस सी। 1890 minus 1575 that is equal to 315 is the right answer option D। नेक्स्ट, अब देखो ये जो है डीआरडीओ के क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको पाई चार्ट बार वाला कॉन्सेप्ट यानी कि डाटा इन एक्यूरेट करके जो एक टॉपिक है उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, बाकी इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। चार्ट वगैरह देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन रहता है। तो ये चार्ट दे रखा हुआ है, इसमें सारा डिटेल्स है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2014 में 2014 में कुल इतना टन वस्त्रों का उत्पादन हुआ है, तो 2014 में ऊनी वस्त्र टनों का उत्पादन कितना होगा, केवल ऊनी यानी कि केवल क्या पूछा है हमें, ऊनी वाला पूछा है, ऊनी वाला पूछा है। ऊनी यहाँ कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा ऊनी कितना परसेंट दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ है कितना है 15% है, कितना है 15%। तो 15% दे रखा हुआ है, तो टोटल कितना है 150,000 में से 15% क्या है, वूलन वस्त्र हुआ है। ठीक है, केवल वूलन है 15%, तो ये हमें फाइंड करना है। 15% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे बस कैलकुलेट कर दो और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 22500। बस छोटा सा सवाल दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन ही बड़ा रहता है और सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा सा रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी देख लो, इस पे क्या बोल रहा है कि 2016 में हॉकी किट बिक्री में कंपनी का प्राप्त आय कितनी है। हॉकी किट का बस हमें क्या करना है, इस चार्ट में से हॉकी किट कौन सा है, ये। ठीक है, हॉकी किट ये है, यानी कि ये वाला देखा जाए डायग्राम में तो कौन सा हो गया, हॉकी किट कहाँ गया, एक ये वाला हॉकी किट वाला ये दे रखा हुआ है, यानी कि 10%। हॉकी किट कितना है 10%। अब टोटल कितना किया गया था, टोटल इन्वेस्टमेंट था इतना, यानी कि 3682000, इसमें से 10% निकाल देना है। तो 10% निकाल दो, ये हो गया हमारा क्या आंसर 3682000। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन जो है देखो, ये जो मॉक टेस्ट किया हमने इसमें तो सारा देखा जाए तो इजी ही क्वेश्चन है, सारा इजी लेवल का रहा है। तो जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग ना केवल इजी देखेंगे बल्कि मॉडरेट और हार्ड लेवल क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे किसी भी चैप्टर से। सपोज ये जो रेशियो का सवाल दे रखा हुआ है, तो रेशियो में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह इजी हो, हार्ड हो, मॉडरेट हो, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और किस तरह से उसको हम लोग आसानी से कम समय पे सॉल्व कर पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एवरेज से। एवरेज शुरू करेंगे, चैप्टर एवरेज में हम लोग देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज चैप्टर से, ताकि आप कोई भी बुक उठाओ और उसे आपको आप कहीं से भी क्वेश्चन आए उसे आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसे आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।